जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का देखिए हमारा तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। ठीक है, यानी कि एएलपी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था 21 जनवरी 2019 को। शिफ्ट नंबर 1 और 2 हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा शिफ्ट नंबर 3 का वीडियो। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इस पर देखिए हम लोग जो भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन वो भी लिए हैं और इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चन है उसको लिए हैं और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आज लिए हैं। ठीक है, तो आज लगभग 25 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें, बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें खालिस्तानी प्रतिशत मीथेन होता है। यानी कि बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें कितने प्रतिशत मीथेन होता है ये हमको बताना है। तो बायोगैस में मीथेन कितना होता है, इसमें 75% मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 75% मीथेन गैस होता है। देखिए प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वह मीथेन होता है। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य घटक जो होता है वह क्या होता है, मीथेन होता है, और मीथेन 75% पाया जाता है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा, नीचे दिए गए कुचालक यानी कि क्या, इंसुलेटर में से उस कुचालक की पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। ठीक है, तो क्या बताना है कि ऐसे कुचालक की पहचान करना है जिसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, यानी कि अधिक होती है। हीरा, शुष्क कागज, कांच या कठोर रबड़। तो किसकी होती है, कठोर रबड़ की। ठीक है, देखिए प्रायः सभी अधातुएं विद्युत का कुचालक होती हैं। प्रायः सभी अधातु जो होता है वह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, तो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो पेंसिल की जो नोक होती है वही वो ग्रेफाइट का बना होता है और ये क्या होता है, सुचालक होता है, यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके ड्राइंग से लिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग से लिया गया है। परकाल यानी कि जो कंपास आपका होता है, ठीक है, कंपास जो होता है, कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। प्रकाल से आप लोग क्या बनाते हैं, त्रिभुज, आयत, सरल रेखा या वृत्त। तो जन हम लोग प्रकाल से क्या बनाते हैं, वृत्त ही बनाते हैं, सर्किल बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में खाली स्थान अवशोषित करती है। कम ऊष्मा, नगण्य ऊष्मा, अधिक ऊष्मा या समान ऊष्मा। तो अधिक ऊष्मा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए क्या दिया है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यानी कि अच्छे अवशोषक जो हैं वह अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, ठीक है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसको आप याद रखेंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम होता है। तांबा, शीशा, पीतल, शीशा या आयरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में जो वृद्धि होती है उसे प्रसार कहते हैं। ठीक है, लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा कहते हैं उसको।
क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि बीटा कहते हैं। आयतन में वृद्धि की माप आयतन प्रसार गुणांक यानी कि लेम्डा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा और गामा का जो अनुपात होता होगा 1, 2 और 3 का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है, 1, 2, 3 का होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है, HB, 9H, 2H या 3H। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 9H। देखिए जो पेंसिल होती है, पेंसिल की लीड के आधार पर हम लोग पेंसिल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला देखिए एच ग्रेड का, ठीक है, एच ग्रेड की पेंसिल, और एक होता है बी ग्रेड की पेंसिल, और तीसरा जो होता है HB ग्रेड की पेंसिल। और हम लोग जो जनरली यूज करते हैं, जो मार्केट में मिलता है जनरली, वो क्या होता है, HB ग्रेड का पेंसिल होता है। जो स्कूल में हम लोग यूज कर रहे थे ना, वो HB ग्रेड की पेंसिल होती है। अब देखिए इसमें जो है कि एच ग्रेड की जो पेंसिल होती है, एच का मतलब हार्डनेस होता है, यानी कि जो उसका पेंसिल का जो लीड होगा, लीड के यानी कि जिससे वो लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये पेंसिल है, इसका जो ये आगे का है जहाँ से हम लोग लिखते हैं, जिससे लिखा जाता है, उसे लीड बोलते हैं। तो जिस पेंसिल का ये लीड जो होता है हार्ड होगा, वो एच ग्रेड की पेंसिल होगी। और बी का मतलब, देखिए हार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एच ग्रेड मतलब हार्डनेस। ठीक है, यानी कि जिसका लीड कठोर होगा वह होगा एच ग्रेड। और एच ग्रेड में क्या होता है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रकार की होती है एच ग्रेड की पेंसिल। तो सबसे छोटा जो था पहले एच ग्रेड का लेंगे, फिर 2H, फिर 3H, 4H। तो जो एच ग्रेड होगा उससे जो पेंसिल ये हार्डनेस है ना, तो इससे जो पेंसिल की लीड होगी हार्ड होगा, और इससे जब लिखेंगे पेंसिल से तो ये लाइन बनाएंगे, ये क्या होगा, हल्की लाइन बनेगी। हार्ड है, लीड हार्ड रहेगा तो हल्का रंग छोड़ेगा। ठीक है, और बी ग्रेड की पेंसिल जो होगी, बी मतलब ब्लैकनेस। ठीक है, तो बी का मतलब ब्लैकनेस हो जाएगा, यानी कि इसकी जो लीड होगी पेंसिल की वह क्या होगी, हल्की होगी। और जब लीड हल्की होगी तो अधिक रंग छोड़ेगा, यानी कि जो काला रंग ज़्यादा छोड़ेगा। तो एच ग्रेड की पेंसिल में 9H से सबसे हल्की लाइन बनेगी, फिर उससे ज़्यादा मतलब एच ग्रेड से हल्की 2H से बनेगी, 2H से हल्की 3H ग्रेड की पेंसिल बनेगी, और सबसे हल्की लाइन 9H से बनेगी। ठीक है, तो 9H की ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर होगी और इससे सबसे हल्की लाइन बनेगी। तो ये था हमारे पेंसिल का सवाल। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई को दोगुना करते हैं, यानी कि यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई को दोगुना करते हैं तो इसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, 3, 1, 4 या 2। तो इसका प्रतिरोध 2 गुना बढ़ जाएगा। देखिए R1/R2 बराबर होता है I1/I2। ठीक है, R1/R2 बराबर I1, यहाँ पे क्या बोला है, लंबाई को दोगुना कर देंगे, यानी कि I2 को क्या करेंगे, 2I1 कर देंगे, यानी कि I1 का दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे I2 की जगह 2I1 हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा 1/2। और जब R1/R2 यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर 2R1, तो इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, प्रथम कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला ऑप्शन है, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। दूसरा, वस्तु तीसरे चतुर्थांश में स्थित होता है। वस्तु प्रेक्षक और प्रक्षेपण के तल के बीच स्थित होता है। चौथा है, वस्तु चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है। तो जो प्रथम कोई प्रक्षेप होता है उसके लिए देखिए क्या, प्रक्षेपण का तल जो होता है वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा
क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है? Q/T 1/m या m डेल्टा Q/Δt m डेल्टा T/Δq 1/m इंटू डेल्टा T/Δq। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। डेल्टा Q/Δt इक्वल इंटू 1/m। ठीक है, ये इसका विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला है। देखिए कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है कितनी होती है? 4200 जूल प्रति kg केल्विन। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होती है वह 2100 होती है। वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1000 जूल प्रति kg इंटू केल्विन। ठीक है, तो ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन था हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन है 2A यानी कि 2 एम्पियर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोधक में कितनी शक्ति होगी? शक्ति यानी पावर कितना होगा? तो देखिए I का मान दिया है 2 एम्पियर, R का मान है 5 ओम और पावर हमसे पूछा है, तो फार्मूला होता है P बराबर I²R। ठीक है, यहाँ से देखिए P बराबर V इंटू I होता है और V बराबर क्या होता है? I इंटू R। तो V की जगह I रखेंगे, I इंटू R रखेंगे तो हमारा I इंटू I, तो I² फिर R हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर I² यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू R मतलब 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 गुणे 5 यानी कि 20 वाट जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका CBT 2 में न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप न्यूमेरिकल पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन, खाली स्थान और फिर उसका घनत्व, खाली स्थान। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु पर दाब बढ़ाने से वस्तु का जो आयतन बढ़ेगा या घटेगा और फिर उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है। तो ऑप्शन है घटता है यानी कि दोनों घटेगा, या एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, बढ़ता है घटता है, या बढ़ता है बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन घटता है और फिर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है, चांद पर इसका भार क्या होगा? तो देखिए चांद पर वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी पर भार के 1/6 होता है। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे, एक तरीके से फार्मूला है कि चांद पर किसी वस्तु का भार वह पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 भाग होता है। तो पृथ्वी पर भार कितना है? 150, 150/6, इसको काट देंगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी में भार है वह चेंज हो जाता है, यानी कि चंद्रमा का भार जो होता है वह पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, लेकिन द्रव्यमान रहेगा तो दोनों जगह द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन न्यूनतम ऊष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करें। तांबा, पारा, चांदी या सिल्वर। ठीक, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पारा। न्यूनतम ऊष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करें तो आंसर हो जाएगा हमारा पारा। धातुओं में सर्वाधिक ऊष्मा चालकता एवं विद्युत चालकता दोनों चांदी में होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि धातुओं में सर्वाधिक ऊष्मा चालकता और विद्युत चालकता ये दोनों चांदी में सबसे अधिक होता है। चांदी के बाद दूसरे व तीसरे नंबर पर क्रमशः तांबा और सोना होता है। दूसरे नंबर पर कौन है? तांबा, तीसरे नंबर पर सोना। ठीक, तो ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन और है कि उच्चतम ऊष्मा चालकता वाला अधातु जो होता है वह क्या होता है? बर्फ होता है। उच्चतम ऊष्मा चालकता वाला अधातु, धातु तो हमारा क्या हो गया? चांदी हो गया। उच्चतम ऊष्मा चालकता वाला अधातु बर्फ हो जाएगा। द्रव्य में सर्वाधिक ऊष्मा चालकता जल की होती है और गैसों में सर्वाधिक ऊष्मा चालकता हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है
शीर्षक खंड यानी कि जो टाइटल ब्लॉक जो होता है वो आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है? ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के ऊपर कोने पर, ड्राइंग शीट पर दाएं ओर के निचले कोने पर, ड्राइंग शीट पर बीचों बीच या ड्राइंग शीट पर बाईं ओर के ऊपरी कोने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग शीट पर दाएं ओर के निचले कोने पर। ठीक है, यानी कि जैसे इस तरह से आपका ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ड्राइंग शीट है, ठीक है, तो इस तरह से अगर ड्राइंग शीट है आपका, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका ड्राइंग शीट है, ठीक है, तो आप लोग जो टाइटल ब्लॉक बनाएंगे वो आपके दाईं ओर के निचले सिरे पर, यानी कि आप यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ आपका टाइटल ब्लॉक होगा। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, ड्राइंग से संबंधित चीज़ें इसमें लिखेंगे कि किस चीज़ के ड्राइंग। अब पहले अपना नाम रहेगा, आपका रोल नंबर और आपका जो भी ब्रांच होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद आपका ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग बना रहे हैं वो ड्राइंग से संबंधित कुछ चीज़ें इसमें लिखना होता है। ठीक है, ये होता है आपका टाइटल ब्लॉक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर। ठीक है, देखिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS इंडियन ब्यूरो सिस्टम के अनुसार इसकी माप जो है, यानी कि टाइटल ब्लॉक की जो माप होती है वह 185 मिलीमीटर इंटू 65 मिलीमीटर रखी जाती है। ठीक, यानी कि 185 बाई 65 मिलीमीटर टाइटल ब्लॉक की जो लंबाई या माप होती है इतना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो डाटा है उसको याद रखेंगे, क्योंकि डाटा ही बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 40 वोल्ट दी जाती है। वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सवाल में कि प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोध, यानी कि दो प्रतिरोध है और दोनों कितने ओम के हैं? 20 ओम के हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि मान लेते हैं R1 20 है और R2 भी 20 है और ये आपका समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है 1/R12 हो जाएगा, यानी कि R1 R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हमारे कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/20। इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 2/20। और जब ये R12 जो उल्टा करेंगे तो R12 बराबर कितना हो जाएगा? 2/20 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 20/2 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, हमको बस यही प्रतिरोधी बताना था कि कितना आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 ओम। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान में क्या संबंध होता है? तो देखिए जो फार्मूला हमारा होता है कि C/100, यानी कि सेंटीग्रेड बट्टे या सेल्सियस बट्टे 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर K माइनस, यानी कि केल्विन माइनस 273/100। तो यहाँ से देखिए 100 180 100, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कामन ले लेंगे। कितने कामन लेंगे? 20 कामन ले लेंगे। तो 20 कामन लेंगे तो 20 पंजे 100, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, तो C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें बताना है कि सेल्सियस यानी कि TC, सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान में संबंध, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध बताना है। तो सेंटीग्रेड का मतलब TC हो गया, सेल्सियस तापमान, TF यानी कि फ़ारेनहाइट तापमान में संबंध बताना है। तो TC/5 बराबर TF माइनस 32/9। तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 TC/5 बराबर TF माइनस 32। तो अब देखिए TF इधर प्लस में, फिर ये -32 है, -32 को इस बगल लेकर जाएंगे तो +32 हो जाएगा। तो TF बराबर 9/5 TC प्लस ये 32 यहाँ पे आ जाएगा।
तो यही हमारा रिलेशन आएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। TF बराबर 9/5 TC प्लस 32। ठीक है, देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मात्रकों में से किस में आयाम नहीं होता है? बल में, आयतन में, आवृत्ति में या सापेक्ष पारगम्यता में। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष पारगम्यता, इसमें आयाम नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है। स्रोत द्वारा परिपथ को दी जाने वाली शक्ति कितनी है? शक्ति यानी कि पावर। तो देखिए हम फार्मूला भी बताए थे आपको एक न्यूमेरिकल में कि P बराबर V/I होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए P बराबर V/I एक फार्मूला, ये देखिए कहाँ से है, P बराबर W/T होता है। ठीक है, फार्मूला P बराबर W/T। ठीक, और W बराबर क्या होता है, VIT। ठीक है, W बराबर VIT होता है, तो VIT/T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा P बराबर V/I बचेगा। अब V/I हो गया। अब हम जानते हैं कि V बराबर ओम के नियम के अनुसार V बराबर I/R होता है। तो जब V का मान हटा देंगे, IR रखेंगे, तो I²R एक फार्मूला हो गया। फिर यहाँ से जब I का मान, इस वाले फार्मूला जब I की जगह फिर V/R रखेंगे, तो यहाँ से V²/R हो जाएगा। तो एक फार्मूला, दो फार्मूला, 3 और 4 फार्मूला निकल के आ गया, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा P बराबर V/I होगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर जो है क्वेश्चन, ये हमारा न्यूमेरिकल है कि 50 kg वजन वाला कोई लड़का 10 सेकेंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है। उसकी क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, और G का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हमको दिया कि 50 kg वजन वाला कोई लड़का, यानी कि द्रव्यमान यम का मान है 50 kg, ऊंचाई है उसका 16 सेंटीमीटर, तो यश का मान है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदल देंगे। सबसे पहले देखिए कोई लड़का 10 सेकेंड में 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ी चढ़ता है, यानी कि एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो 40 सीढ़ी चढ़ेगा, तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना ऊपर वो चढ़ेगा। 640 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे, तो 6.40 मीटर आ जाएगा। और T का मान है 10 सेकेंड, तो T का मान 10 सेकेंड है। बताना उसकी क्षमता कितनी होती है, यानी कि P का मान बताना है। तो अभी फार्मूला बताए थे, P बराबर W/T, फिर और W बराबर हमारा होता है, क्या होता है, mgh। ठीक है, W बराबर mgh, तो mgh/T। ठीक है, m का मान है 50, G का मान हमको दिया है 10, h का मान है 6.40 बटे T का मान है 10। ठीक है, तो देखिए 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये वाला 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि 1 और 2 0 से ये 2 अंक पे दशमलव तो हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 640 बटे 10, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 64 × 5 करेंगे तो 320 वाट आएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडेम, मैलवेयर, स्पैम। तो ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। ठीक है, और देखिए कि विश्व का जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है वह ENIAC है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है
उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। रोधक ईंट, लकड़ी, बर्फ या पानी। तो उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु अभी बताए थे कौन सा होता है, बर्फ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है। प्लग इन, मॉडेम, सर्वर या प्रोसेसर। तो इसको प्लग इन कहते हैं। प्रोसेसर एक बहुत ही उपयोगी माइक्रोचिप होता है जो कि मदरबोर्ड के साथ सीपीयू में लगा रहता है। प्रोसेसर कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक का क्या नाम है। ठीक, उसका नाम क्या है? विंटसर्फ, एंटोनियो मेउक्सी, रॉबर्ट ई क्वाहन, ठीक, टिम बर्नर्स-ली। तो कौन है वर्ल्ड वाइड वेब है WWW के आविष्कारक? ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, फेसबुक के पिता मार्क्स कौन है? मार्क्स जुकरबर्ग। ठीक, जुकरबर्ग को कहा जाता है। और इंटरनेट के आविष्कारक के रूप में डॉक्टर विंटसर्फ को जाना जाता है। यानी कि इंटरनेट के आविष्कारक के रूप में डॉक्टर विंटसर्फ को जाना जाता है। फेसबुक के पिता मार्क्स जुकरबर्ग हैं। ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर के पिता या जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? दाईं ओर का दृश्य, सामने का दृश्य, बाईं ओर का दृश्य या शीर्ष का दृश्य। किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? तो उसके सामने का दृश्य दिखता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही होगा। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि 200 ग्राम वजन वाली किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान हमको लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है। तो देखिए, यम का मान दिया 200 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। तो यम बराबर 0.2 kg। यू का मान हमको दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, यानी कि यू बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग। और बी का मान यानी कि उसका उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा कितनी होगी? तो उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और पी का मान हमसे पूछा है कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका। तो देखिए, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पी बराबर mgh होता है। तो यम का मान हमको पता है, जी का मान पता है, यच का मान नहीं पता है। तो यच हम लोग यहाँ से निकालेंगे, गति का जो समीकरण होता है वहाँ से। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है। तो यू बी स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, तो ये इस बगल आ जाएगा, यानी कि -2gh है, इसको इस बगल लेकर आएंगे तो +2gh हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बराबर 2gh और u का मान हमको दिया है 20, तो 20 गुणे 20 बराबर 2 गुणे जी का मान है 10 गुणे h। तो 10 दूनी के 20 होता है, 20 से 20 कैंसिल, तो एक बचेगा। तो h बराबर 20 मीटर और h का मान 20 आ गया, तो यहाँ रखेंगे। तो m का मान है 0.2 kg, जी का मान है 10, h का मान है 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 का 20 में गुणा करेंगे तो 40 जूल। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जो अंतिम क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? किलो जूल, किलोवाट घंटा, किलोवाट या kVA, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है। तो kWh में हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी कि किलोवाट घंटा में। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। और इसी को हम लोग एक यूनिट कहते हैं। जो घर में बिजली जो मापते हैं, यानी कि जो बिजली व्यय होती है घरों में, वह किलोवाट घंटा में होती है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। और इतना हमारा एक यूनिट के बराबर होता है। ठीक है।
तो ये था 26 आपका क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब इसके बाद हम लोग अगला इस 21 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था इसके सारे शिफ्ट हम लोग हो चुका है हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग अगले दिन जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 1 अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।